जय हिंद दोस्तों, मैं मंटू अपने YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं नए टॉपिक के साथ, माइनर एक्ट के एनडीपीएस एक्ट 1985, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आते हैं, अब शुरू करते हैं एनडीपीएस एक्ट 1985 को। इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985, इसका फुल फॉर्म है द नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। हिंदी में इसको स्वापक औषधि, मादक दवा और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 कहते हैं। यह लागू 14 नवंबर 1985 को हुआ है। यह लागू तिथि हमेशा आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसमें कुल धारा 83 है, 83 है और अध्याय 6। ये इसका परिचय हो गया। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 में संशोधन 2019 में हुआ। 2019 11 अप्रैल 2019 को यह संशोधन हुआ। और इसी संशोधन में महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान रखिएगा, इसी संशोधन में आरपीएफ को 2 धारा में पावर मिला। आरपीएफ को 2 धारा में एनडीपीएस एक्ट में पावर मिला इसी संशोधन में। वो धारा है एक 42, एक 67, जिसमें कि वो अधिकारी कौन है जो जिसको पावर मिला है, एएसआई एंड एबव, एएसआई से ऊपर के अधिकारी को एनडीपीएस एक्ट में पावर दिया गया है, अपराधिकार दिया गया है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 में कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं। मतलब एनडीपीएस एक्ट 1985 में कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं, कौन कौन से पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के अधीन आता है वो देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पदार्थ हैं उसका मैं यहाँ मेंशन किया हूं, और ये काफी एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि एक 2023 के एएसआई 72 में एमडीएमए के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए एग्जाम के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। हम ये नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटे। तो पहला देखिए क्या है, पोस्ट 3, ये आता है एनडीपीएस एक्ट के अधीन। दूसरा कैनबिस है, तीसरा है गांजा, चौथा है कोका का पौधा। अब देखिए अगला है कोका का पत्ती, और अगला देखिए फिर निर्मित हफीम, निर्मित हफीम है, और हफीम पोस्त भी इसके अंतर्गत आता है। विनिर्मित औषधि भी इसके अंतर्गत आता है। मनः प्रभावी पदार्थ भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, मेथमफेटामीन, एमडीएमए जो कि बताए 2023 के एएसआई में पूछा हुआ है 72 वाले में। स्वापक औषधि भी आता है इसके अंतर्गत, चरस भी आता है इसके अंतर्गत, मार्फिन भी आता है इसके अंतर्गत, हीरोइन भी आता है, कोडीन भी आता है, थीवेन भी आता है। ये सब पदार्थ इसलिए हम लिख दिए कि ये सब आप भले याद ना रहे, लेकिन अगर आप लोग इसको देख के रखेंगे तो वहां जो है आप ऑप्शन से छांट सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न आया तो। कोकेन है, हशीश है, एलएसडी है, LSD 25M है, THC है, ND है, DLAD मेथिलामाइन है, फेनिल प्रोपेन है, मेथाक्वेलोन है, एम्फेटामिन है। ये सब महत्वपूर्ण पदार्थ के नाम हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इस पे मेंशन कर दिया हूं कि आप लोग ये भले याद ना हो, लेकिन आप 10 बार 20 बार इसको देखे रहेंगे तो आपके आंखों के सामने ये सब अगर वर्ड आया तो आप छांट सकते हैं कि हाँ ये सब
एनडीपीएस एक्ट के अधीन आता है और कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नहीं आता है, वो उसको आसानी से छांट सकते हैं, इसलिए मैं इसको मेंशन किया हूं। अब जाके आते हैं धारा 1 में। धारा 1 में वही जानते हैं, नाम, विस्तार, लागू तिथि वही है। फिर धारा 2 में जो है कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है। धारा 2 में परिभाषा है, देखिए 2 का जो है ना 3 में कैनबिस, कैनबिस के अधीन कौन कौन सा आता है पदार्थ, देखिए चरस आता है, गांजा आता है, मिश्रण आता है, ये 3 प्रकार का कैनबिस के अंदर। अब 2 के 8 में है परिवहन, जिससे ढुलाई होता है, परिवहन आता है 2 के 8 में। 2 के 8 के क में अवैध व्यापार, एक अवैध व्यापार जो व्यापारी करता है, इसको चोरी से कहीं लेके जाना आना, ट्रेन में हो या बाय रोड हो कहीं से। अब आते हैं 2 के 10 में निर्माण औषधि, निर्माण औषधि है। अब देखिए 2 के 12 में औषधियों कैनबिस, 2 के 12 में दिया गया औषधियों कैनबिस के बारे में। 2 के 14 में देखिए मादक औषधि, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मादक औषधि 2 के 14 में। अब 2 के 15 में देखिए हफीम है, हफीम है 2 के 15 में। 2 के 17 में देखिए हफीम पोस्त, 2 के 17 में हफीम पोस्त है। और 2 के 23 में जो है ना मनोउत्तेजक पदार्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं इसको यहाँ मेंशन किया हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार कहते हैं एक नोटबुक बनाए और लिखे, आपको आसानी होगा, वीडियो देखने के बाद पढ़ाई में मन लगेगा, याद रहेगा। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा, एक एक नंबर, 2-2 नंबर आप आसानी से इसका स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगली धाराओं में हम लोग चलते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 4 पे, धारा 4 पे। धारा 4 क्या कहता है देखते हैं। धारा 4 कहता है स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग, अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली उपाय। धारा 4 क्या कहता है कि स्वापक औषधियों और आदि के दुरुपयोग, अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली उपाय, वो धारा 4 कहता है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट धारा है वो देखते हैं, धारा 14। ये कहता है कैनबिस के बारे में विशेष उपबंध, कैनबिस के बारे में विशेष उपबंध धारा 14 कहता है। अब अध्याय 3 जो है यहां समाप्त हो जाता है। अब अध्याय 4 आता है, ये एनडीपीएस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। अध्याय 4 जो है धारा 15 से लेकर धारा 40 तक है। ये इस अध्याय अपराध और शक्तियां के बारे में बताता है। अध्याय 4 अपराध और शक्तियों के बारे में अध्याय 4 बताता है। धारा 15 से लेकर 40 तक अध्याय 4 आता है। अब धारा 15 चलते हैं। अध्याय 4 का पहला सेक्शन जो है 15 चलते हैं। कहता है पोस्ट 3 के उल्लंघन के लिए दंड। पोस्ट 3 के उल्लंघन के लिए दंड जो है धारा 15 कहता है। धारा 16 में अब आते हैं, कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ये धारा आपका 16 कहता है कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ये जो धारा ऑनलाइनर आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये इस फॉर्मेट में पूछ सकता है या डीपली तो संभावना कम है, कारण कि और भी सेक्शंस हैं जो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑनलाइनर सेक्शन है जो कि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर भी जानकारी आपको दे दे। अब धारा 17 कहता है निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो निर्माण अफीम का किया जाता है, अगर उससे संबंधित कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड के बारे में बताता है। कहाँ? धारा 17 में। अब धारा 18 देखिए। धारा कहता है अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ये जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है, ये उसमें जो उल्लंघन
कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या उसका बिजनेस करता है, आयात करता है, निर्यात करता है या बेचता है, जो भी करता है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो पदार्थ है उसका यहाँ दिया गया है। सेक्शन 18 आ गया, अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड हो गया। अब धारा 20, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड हो गया धारा 20। धारा 21 देखिए, कहता है विनिर्मित औषधियों और निर्मितों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बता विनिर्मित औषधियों और निर्मितों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब धारा 22 है, ये भी 21 और 22 ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तय मना प्रभावी पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। यहाँ औषधियां हैं तो यहाँ मना प्रभावी पदार्थ के उल्लंघन के लिए दंड है। अब हम लोग चलते हैं अगली धारा में। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं प्रयास कर रहा हूं उसी सेक्शंस को आपको बताया जाए, और जो डीपली बताने लायक सेक्शन होगा मैं उसमें जरूर मेंशन करूंगा आपको इस क्लास में। अब अगली धारा 23 है। धारा 23 ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है धारा 23 स्वापक औषधियों और मना प्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यांत्रण के लिए दंड। सीधी भाषा में ये समझे कि भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ का जो है आयात और निर्यात या स्थानांतरण के लिए जो है दंड का प्रावधान धारा 23 में दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट धारा 25 है, 24 नहीं 25 है। धारा 25 क्या कहता है, किसी अपराध को किए जाने के लिए, किसी भी अपराध को किए जाने के लिए किसी परिसर यादि का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड। ये भी आप सीधी भाषा में समझें कि किसी भी अपराध को किए जाने के लिए जो किसी भी परिसर का उपयोग किया जाता है या परिसर का उपयोग किया जाता है उसके लिए दंड का प्रावधान है, ये धारा 25 कहता है। अब धारा 27 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 ASI 72 में, ठीक है। ये धारा 27 कहता है किसी भी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ के उपयोग के लिए दंड, उपयोग के लिए दंड। और कितना दंड होगा, 3 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की सजा हो सकता है जो इसका उपयोग करता है। NDPS आइटम्स का अगर कोई उपयोग करता है तो उसके लिए जो है ना आपको 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकता है। ये ASI 72 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। ये मत कभी सोचिए कि हम लोग को पावर सिर्फ 2 ही सेक्शन में मिला है, 2 ही सेक्शन हमें याद रखना है, ऐसा नहीं है। आपको पूरा सेक्शन जो भी इंपॉर्टेंट है याद रखे, काहे कि जो हमें पावर दिया गया जिस सेक्शन में, वो सेक्शन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे ये कर कैसा करके पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो कि हमें 2 सेक्शन में पावर मिला, हम 2 ही सेक्शन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं। अब धारा 28 आते हैं। धारा 28 क्या कहता है, अपराध करने का प्रयत्न। अगर कोई NDPS आइटम का अगर अपराध का प्रयत्न करता है तो उसके लिए भी आपको दंड कहाँ है, 28 है, धारा 28 में दंड है। धारा 29 क्या कहता है, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। दुष्प्रेरण, ये अपराध करने का दुष्प्रेरण कर रहा है या आपराधिक को षड्यंत्र कर रच रहा है तो उसके लिए दंड आपको धारा 29 में है। धारा 30 कहता है कि इसकी तैयारी करना भी एक दंड है। अब धारा इंपॉर्टेंट ये देखिए 2023 के ASI 72 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड ये सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ये इसी से संबंधित था। इसमें पूछा गया था
कि मतलब एनडीपीएस एक्ट में अधिकतम सजा कितनी है। तो इसमें बहुत से आदमी जो है मृत्युदंड मार के आया, उसमें हम भी शामिल हैं मारने में, जो कि मेरा गलत हुआ था। ये 31/1 में हम तो यहाँ से सीधी सी पढ़ के गए थे, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए अपराधों में मृत्युदंड मिल सकता है, लेकिन मृत्युदंड इसका नहीं, इसका 20 साल ही एनडीपीएस एक्ट का अधिकतम सजा है। मृत्युदंड कब लगता है? जब आईपीसी का सेक्शन लग जाए, तो ये सब सेक्शन लगने के बाद ही जो है ना वो मृत्युदंड में परिवर्तन होता है, नहीं तो इसका अधिकतम सजा 20 साल ही है। और इसके लिए तो आप ये जान गए, और कोई अधिनियम है या अधिनियम है, उस अधिनियम में आपको ये जरूर याद रखिएगा कि उस अधिनियम का अधिकतम सजा कितना है। अधिकतम सजा रहेगा किसी किसी का 5 साल, लेकिन देखिएगा किसी किसी सेक्शन में वो उसको आजीवन कारावास का भी जो है ना सजा मिलता है। तो वहां जहां आजीवन कारावास का सजा मिल रहा है, तो वहां आप ये समझ लीजिए कि वहां आईपीसी का भी सेक्शन लगेगा, तब जाके ये आजीवन कारावास के में बदलता है। नहीं तो जो उसका सजा है आप देख लें कि इसमें अधिकतम सजा कितना है, बस वो याद रखें। बाकी ये ना कि इसको पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों में जो है ना मृत्युदंड, अब मैं तो याद करके चला गया था, लेकिन ये यहाँ आईपीसी का बारे में हम कभी सोचे ही नहीं थे कि ये आईपीसी सेक्शन लगने के बाद जो है ना ये धारा में जो है मृत्युदंड का प्रावधान है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जो हमसे गलती हुआ 2021 के एएसआई में, उसमें भी मेरा रिजल्ट आया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। आप लोग गलत ना करें, मैं इसलिए इसका विशेष चर्चा किया। अब धारा 36 कहता है ये विशेष न्यायालयों का गठन, एनडीपीएस एक्ट न्यायालय का जो है ना विशेष न्यायालय का गठन होता है धारा 36 में। और धारा 37 कहता है यह जो है ना अपराधों का संज्ञेय और वाजमानतीय होना। ये धारा 37 ये इंपॉर्टेंट है, आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये धारा जो है कहता है कि ये इसमें अपराध जो है ना संज्ञेय होता है और वह जमानतीय होता है। अब हम लोग अगले में चलते हैं। अध्याय 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब अध्याय 5 में चलेंगे। उसमें क्या है? अध्याय 5 में प्रक्रिया है, जो हम लोग को सेक्शन 42 और 67 मिला है, वो अध्याय 5 में ही मिला है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अध्याय 5 की ओर चलते हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में प्रक्रिया दिया गया है। अध्याय 5 धारा 41 से 68 तक है। अब धारा 41 देखते हैं। धारा 41 कहता है वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार। सीधी सी भाषा में है कि भाई वारंट जारी करने का किसे अधिकार है, किसको शक्ति है, किस मजिस्ट्रेट को शक्ति है। अब यहां देखते हैं, इसका पॉइंट कहता है कि कोई भी वारंट जारी कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट जो है, कोई भी मजिस्ट्रेट वारंट जारी करने की शक्ति है दिया जाता है और प्राधिकार दिया जाता है। यहां दिया गया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष राज्य से रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार उसको दिया जाता है। अब आते हैं धारा 42। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी था और ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 42 कहता है, जो हमें 2019 में जो है 11 अप्रैल 2019 को दिया गया है पावर एएसआई एवं अधिकारी को, कहता है 42 वारंट या प्राधिकार के बिना, वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति। बिना वारंट में प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति
इसका एक उपधारा है, एक में देखिए क्या कहता है 42 का, नशीले पदार्थ या स्वापक औषधियों को, नशीले पदार्थ या स्वापक औषधियों को ले जाने के संबंध में प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करेंगे। उपधारा 142 के उपधारा 1 में क्या कहता है, सीधी सी बात है, नशीले पदार्थ या स्वापक औषधियों को ले जाने के संबंध में प्राप्त सूचना जो मिलता है उसको लिखित रूप में दर्ज करेंगे। कौन करेंगे? हम लोग डिपार्टमेंट आरपीएफ में जो एएसआई एंड एबव अधिकारी को पावर दिया गया है वो करेंगे, लिखित रूप में दर्ज करेंगे। उपधारा 1 का 4 पॉइंट है। क कहता है भवन या स्थान में प्रवेश या तलाशी। एक का क कहता है कि किसी भी भवन या स्थान में आप प्रवेश या तलाशी ले सकते हैं। एक का ख कहता है प्रतिरोध की दशा में दरवाजे को तोड़कर बाधा को दूर करना। अगर आपको प्रवेश तलाशी में अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो आ रहा है तो जिसको कहता है दरवाजे तोड़कर बाधा को दूर करेंगे। ख में ग कहता है कोई ऐसा दस्तावेज जो इस अधिनियम के अधीन साक्ष्य के रूप में लाया जा सकता है, उस दस्तावेज को अभिगृहित किया जा सकता है। एक का ग कहता है कि कोई ऐसा दस्तावेज जो इस अधिनियम के अधीन साक्ष्य के रूप में लाया जा सकता है, उस दस्तावेज को अभिगृहित किया जा सकता है। अब आता है घ। एक का घ कहता है कि उचित विश्वास या संदेह हो कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है। अगर किसी को उचित संदेह होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है तो उसकी आप तलाशी ले सकते हैं या उचित समझे तो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपका उपधारा 1 का 4 पॉइंट था, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और 42 का उपधारा 2 देखिए क्या कहता है। ये यहां से क्वेश्चन SIPF LDC 2024 में पूछा गया था। इसका थोड़ा हम डीपली बताएंगे। इसमें की पॉइंट क्या दिया था, बहुत स्टाफ आंसर जानते हुए भी गलत मारा, उसमें हम भी एक हैं जो कि जानते हुए भी गलत मारा गया क्वेश्चन। ये कहता है जब कोई अधिकारी इतला उपधारा 1 के अधीन लिखता है, जब कोई अधिकारी इतला को उपधारा 1 के अधीन लिखता है तो वह उसकी एक प्रति अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को 72 घंटे में भेजा जाएगा। अब रह गया कि अब गलत किस कारण से ये क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर लोग गलत मार के आया है। ये देखिए, ये अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी हम लोग या तो अधिकारी समझते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी समझते हैं, लेकिन जो हमने आसान भाषा में याद करके रखा था वरिष्ठ पदाधिकारी को 72 घंटे में सूचना देना। लेकिन ये जो है, ये जो कानून की भाषा है अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी, ये कानून की भाषा, यही भाषा डायरेक्ट वहां रख दिया गया, जो कि बहुत सोचने के बाद भी जो है ना 72 घंटा ना मारकर मुझे 48 घंटा मारना पड़ा था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। कानून को समझने के लिए आसान भाषा तो ठीक है, लेकिन प्रयास रहे कि कानून की जो भाषा है उसी को ध्यान में रखा जाए, और यही कारण है ये क्वेश्चन मैं भी गलत करके आया और बहुत आदमी इस क्वेश्चन को गलत करके आया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को 72 घंटे में भेजा जाएगा। ये मेरे नजर में नया कोई अधिकारी आया था कि भाई ये कौन सा पदाधिकारी होता है, जो कि हम पूरा कंफ्यूज थे, जबकि 100 बार इसको हम पढ़े थे अच्छे से। खैर, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस
का सामना ना करना पड़े। जो हमने गलती किया है, मैं प्रयास कर रहा हूं वो आप लोग गलती ना करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली धाराओं पे। धारा धारा 42 खत्म हो गया। कुछ पॉइंट उसी से संबंधित है, कुछ पॉइंट है इसमें मैं चिन्हित किया हूं। एक पॉइंट ये है, देखिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी द्वारा औपचारिकताओं के पूरा होने पर 48 घंटे के अंदर सिम्स पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। सिम्स पोर्टल, सारी औपचारिकताओं का पूरा होने के बाद सिम्स पोर्टल पर 48 घंटे के अंदर अपलोड किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि धारा 42 के अंतर्गत जब्त सामग्री और गिरफ्तारी का विवरण को सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के 48 घंटे के भीतर ही डीजीएनसीबी को भेजा जाएगा। ये भी है 48 घंटे के भीतर जो है जब्त सामग्री या गिरफ्तारी का कोई विवरण है तो सभी औपचारिकताओं का पूरा होने के बाद भी जो है ना डीजीएनसीबी को 48 घंटे के भीतर डीजीएनसीबी को भेजा जाएगा। अब सिम्स का फुल फॉर्म देखिए, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली होता है इसका। अब धारा 43 में आते हैं। धारा 43 कहता है लोक स्थान में अभिग्रहण या जब्ती, अभिग्रहण या जब्ती एक ही चीज है, और गिरफ्तार करने की शक्ति। लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति 43 है। 44 कहता है कि कोका के पौधे, हफीम पोस्ट और कैनेबिस के पौधे से संबंधित अपराधों में प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति, ये धारा 44 कहता है। अब धारा इंपॉर्टेंट 49 है। 49 कहता है परिवहन, मतलब परिवहन जो होता है, कोई गाड़ी होता है, गाड़ी को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति है धारा 49 में। धारा 50 कहता है कि वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाती है, जो शर्त के तहत जो है ना किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, उसी का 50 का कुछ पॉइंट्स है। कहता है सार्वजनिक स्थान पर रोके गए व्यक्ति या परिसरों के अधिभोगियों को लिखित में सूचना धारा 50 के तहत दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेता है या किसी घर की तलाशी लेता है, अधिभोगियों को लिखित रूप में परिसर की तलाशी लेता है, तो उसके अधिभोगी जो होगा उसको लिखित में सूचना जो है ना धारा 50 के तहत दिया जाता है। फिर एक पॉइंट है धारा 50 के 4 के तहत किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ली जाएगी। अगर कोई महिला है, अगर उसकी तलाशी लेना है तो कोई महिला ही उसकी तलाशी लेगी। और धारा 52 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहित वस्तुओं का निपटारा, यह धारा 52 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहित वस्तुओं का निपटारा। अब चलते हैं अगली धाराओं में। अब आगे देखते हैं धारा 53। धारा 53 क्या कह रहा है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्ति और कुछ विभागीय अधिकारियों में विनिहित करने की शक्ति, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां और कुछ विभागों अधिकारियों में विनिहित करने की शक्ति है, ये 53 में बताया गया है। कुल मिलाकर ये पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या कुछ विभागों के अधिकारियों को जो है ना शक्ति के बारे में ये बताया गया है। अब धारा 57 कहता है, धारा 57 कह रहा है गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट, गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, काहे कि अगला क्वेश्चन जो है यहां से बनने की संभावना है। कह रहा है इस धारा 57 में कि जब कोई व्यक्ति
इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तो वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात 48 घंटे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। यहां भी आ गया अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी। ये शब्द देख के कंफ्यूज आप ना होइएगा, ये थोड़ा कानूनी भाषा है, इसको आप जरूर, ये सिंपल में ये वरिष्ठ अधिकारी तो याद रह जाएगा, लेकिन आप एक एग्जाम के उद्देश्य से अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी याद रखने में ही हमारे हिसाब से भलाई है। क्या कि एग्जाम में अगर इस तरह का आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है कि आप गलत भी मार देंगे या हो सकता है आप सही भी मार सकते हैं। अब धारा 63 कहता है अभिहरण करने में प्रक्रिया। अभिहरण करने में प्रक्रिया क्या होगा, वही है। अब धारा 67 आते हैं, जो 42 और 67 हम लोग को पावर दिया गया है। 67 कहता है जानकारी यादी मांगने की शक्ति। जानकारी यादी मांगने की शक्ति के बारे में जो है बताया गया है। कॉम कहता है किसी व्यक्ति से जानकारी मांगने की शक्ति। क कहता है किसी भी व्यक्ति से आपको जानकारी मांगने की शक्ति है। ख कहता है व्यक्ति से किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा। किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज या चीज पेश करने की अपेक्षा आप कर सकते हैं। ग कहता है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकते हैं, मतलब गवाही के तौर पर आप उसको बुला सकते हैं या उसका गवाही ले सकते हैं। ये ग कहता है। ये 67 का क, ख और ग ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है तीनों याद रखिएगा। क्या क्या आप जो है ना जानकारी क्या कहाँ से किससे मांग सकते हैं, क्या व्यक्ति से दस्तावेज या चीज मंगवा सकते हैं या किसी से गवाह के तौर पर उसको बुला सकते हैं। ये तीनों पॉइंट इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं धारा 68। धारा 68 कहता है अपराधों के किए जाने के बारे में इत्तला। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई अपराध हो रहा हो या अपराध होने वाला हो तो अपराधों के किए जाने के बारे में कोई इत्तला देता है या सूचना देता है, उसके बारे में बता रहा है। धारा 69 कहता है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है। ये आपको हर अधिनियम में जो है ना ये देखने को मिलेगा कि आप सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किए गए हैं तो आपको संरक्षण दिया जाता है। तो ये आप हम लोग का एनडीपीएस एक्ट जो महत्वपूर्ण सेक्शन था वो सारा खत्म हो गया है। अब हम लोग अगले माइनर एक्ट का अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक रहेगा आरटीआई एक्ट 2005। इसे खत्म होने से पहले आपको एक सजेशन देता हूं कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के लिए आप कोई बुक जो है अच्छी बुक है वो आप ले लें। मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1। ये हो जाएगा मैथ और रीजनिंग का। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक है, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चन बैंक। ये इसमें सेट है, आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। दूसरी चीज, जो जीरो से मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम बताएंगे कि लूसेंट का मैथ ले लें। उससे आपको जो है अच्छा पकड़ धीरे धीरे बन जाएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। और जीके जीएस के लिए
जीके जीएस के लिए एसपीडी ले ले, कारण उसमें रेलवे के सभी एग्जाम का जो है क्वेश्चन जो है ना सॉल्व दिया हुआ है, आपका सारा सेट दिया हुआ है, रेलवे का सभी एग्जाम का सेट दिया हुआ है जीके जीएस का, उसमें आपका जीके जीएस का पकड़ हो जाएगा। और अगला ये किताब और है कि आप ये करेंट अफेयर जो है ले सकते हैं एडुटेरिया का। वन ईयर वाला ले लीजिए या मंथली वाला ले लीजिए। ये आपको ये महत्वपूर्ण इसलिए कि ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम के हिसाब से जो है ना, ये सारा बुक में बता रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर में आपको बहुत काम आने वाला है ये सब। और इसके अलावा अगर कोई एक और बुक लेना चाहे तो एसएससी सीजीएल जो होता है उसका आप रीजनिंग का जो है क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। उसमें सारा मटेरियल दिया हुआ है, आपका कोई भी एग्जाम में जो है ना, मुझे लगता है कि वो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन बैंक। तो ये हम लोग का यहाँ क्लास खत्म हो रहा है। हम यही कहेंगे, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई लगा हो कि यहाँ हमसे कोई बताने में कोई तरह का आपको त्रुटि हो, समझने में त्रुटि हो, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे और हर कमेंट्स का प्रयास करेंगे कि जवाब दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला क्लास हम लोग का आरटीआई का है। जय हिंद।